जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेडिट स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 133 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी 133 के लिए पूरे सिलेबस को मैंने कवर करा रखा है और उसमें से एक क्वेश्चन छूट गया था जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी लाने का प्रयत्न किया और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया बीपीएससी 133 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। और जैसा कि ये क्वेश्चंस आप सभी देख रहे होंगे, लोकतांत्रिक शासनों की विशेषताएं की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले अपलोड कर रखा था, लेकिन उसमें कुछ साउंड की इशूज़ की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। और आज फिर से मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सबों के लिए सही तरीके से जो है समझ सके। ओके, तो चलिए उसको इग्नोर कीजिएगा। आप देखते हैं क्या कहा जाता है। लोकतांत्रिक शासनाओं की विशिष्ट विशेषताओं की जांच कीजिए। विकासशील देशों की प्रमुख चुनौतियां क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि आपके असाइनमेंट में भी पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये हिंट्स दे रहा है आपको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते कहा जाता क्या लोकतांत्रिक शासनों की क्या विशेषताएं हैं और जो विकासशील देश हैं उसमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती है, इसको हम लोग जानते हैं। सबसे देखिए कहा जाता है। एक बार प्रसिद्ध लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता जनता द्वारा चुनी गई और लोगों की सेवा करना। देखिए सिंपल तरीके से अगर लोकतंत्र के बारे में समझा जाए तो उसमें से एक प्रसिद्ध जो थे लिंकन, उनका कहना है कि लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जो सत्ता, जैसे कि सरकार का चुनाव कौन करता है, हम और आप, यानी कि हम जनता द्वारा चुने जाते हैं सत्ता का। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उसमें हम लोग चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता आपस में चुन के उसको बना दिया जाता है। तो हम लोग चुनाव में वोट देते हैं, तो इसके अनुसार सत्ता यानी सरकार बनती है। ओके, तो कहा जाना चाहिए कि प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन की विशिष्ट संकेतों और सिद्धांतों की विशेषता है। यदि नहीं मनाया जाता है तो ये सार्वजनिक गठन सिद्धांत रूप में मौजूद नहीं हो सकता है। यदि देखिए ये लोकतांत्रिक शासन के कुछ जो संकेत होती है और सिद्धांत होती है, यदि इसको नहीं मानता है, जैसे कि अब मान के चलो कोई सरकार ही बन गई, सरकार बनने के बाद जो है वो सिद्धांत जैसे संविधान का पालन नहीं करते, अपने मनमानी करने लगता है, तो ये जो है ना वो इसमें जो है ना क्या उसको ये मौजूद नहीं हो सकता है। इसको जो हम लोग हटा भी सकते हैं, यानी कि इस सरकार को अब बना तो दिए, बनाने के बाद वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे तो उसको हटा सकते हैं। ये सभी हम लोग का प्रावधान है। तो ये लोकतांत्रिक का ही अर्थ है, लोकतंत्र के अंतर्गत होती है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है सबसे पहले केंद्र मौलिक संकेत लोगों की पूर्ण संपूर्णता है। सबसे पहले जो ना फर्स्ट ऑफ इसमें क्या कहा जाता है, जो केंद्र से सेंट्रल होती है, उसके बाद उसमें मौलिक कर्तव्य होते हैं। इसमें संकेत लोगों के लिए जो है ना, इसमें संपूर्णता नहीं था। इसमें देखिए लोकतांत्रिक में संपूर्णता हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, और उसके बाद यानी कि सब चीज़ें इसमें निहित होती है। ठीक है, अन्य बातों के अलावा इन अवधारणा में कई अन्य विशेषताएं शामिल है, जैसे कि लोग और केवल लोग ही देश में सत्ता एकमात्र वेद स्रोत हो सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब कहा जाता है कि इसमें वेद जो है ना स्रोत कौन से हैं, जैसे कि हम और आप ही जनता सरकार का चुनाव कर सकते हैं, यही एकमात्र उपाय है, वेद स्रोत है। मतलब कि आप देखिए मान के चलो आपके गांव में ही मुखिया हो, तो अपने मन से मुखिया चुनाव नहीं होता है कि नहीं ये मुखिया बन गया, इस गांव का मुखिया रहेगा, ऐसा नहीं होता है। मुखिया के लिए भी चुनाव किया जाता है, हम और आप वोट देते हैं तो मुखिया बनता है। ठीक है, तो ये एक मुख्य स्रोत यही है। उसके बाद कहा जाता है राज्य की शक्ति को तभी वैध माना जाएगा जब इसे देश की नागरिकों द्वारा चुनाव में स्वतंत्र और खुली अभिव्यक्ति द्वारा चुना गया हो। जैसे कि राज्य में इसकी वैधता तभी माना जाएगा, जैसे कि आप मान के चलो दंगा फसाद करके नहीं तुम मुझे ही वोट दोगे, ऐसा करने के बाद अगर नेता चुना जाए तो वो वैध नहीं माना जाएगा। हालांकि पहले होता होगा, अभी नहीं, वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये बातें कही जाती है, जनता जो ना अपने इच्छा अनुसार वोट देना, ये लोकतांत्रिक है। उसके बाद कहा जाता है उसके बाद देखिए यहाँ कहा जाता है, देखा जब इसे देश में नागरिकों द्वारा चुनाव के स्वतंत्र खुली और व्यक्ति द्वारा चुना जाए हो, लोगों के देश में भागी में भाग लेने बिना शर्त अधिकार है, और अधिकारी हमेशा बहुमत की राय सुनने के लिए बाध्य होते हैं। अधिकारी जो होती है वो अब जैसे मान के चलो जो बहुमत प्राप्त करेंगे उसी की सरकार बनेगी, है ना, ये सभी आपको पता है। और उसके बाद कहा जाता है
नागरिक स्वयं अपने शासकों को चुनते हैं और उन्हें प्रभावी उत्तोलन भी करते हैं। देश की प्रशासन करने के लिए नए तंत्र और मानदंडों के निर्माण में भाग ले सकते हैं। चुनाव की अवधि के दौरान लोगों को अपने शासकों को बदलने और राज्य की सत्ता में संरचना को परिवर्तन करने का अधिकार है। जैसे भी जस्ट मैंने बताया था, इसमें जनता ही उसका चुनाव करती है। अगर सही तरीके से वो कार्य ना करे तो हम लोग उसको हटा भी सकते हैं, तो फिर से चुनाव करवा सकते हैं। उसके बाद यदि अधिकारी नागरिकों के विश्वास का दुरुपयोग करते हैं, देश में अत्याचार सभी लक्षण है, तो लोगों को समय से पहले राज्य के प्रमुख प्रबंधन को हटाने का अधिकार है, साथ ही चुनाव का मार्ग करने का अधिकार है। ठीक है, यही बातें कही गई है। ठीक है, चुनाव द्वारा मांग के हम लोग अधिकार है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है साथ ही एक लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं इस तथ्य से होती है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रधानता को पहचानता है। इसे जो हम लोग को व्यक्तिगत की जो प्रधानता, उसकी क्या प्रधानता है उसको हम लोग पहचान सकते हैं इसके माध्यम से। नेता हो या कोई भी हो, सरकार क्या है, हम लोगों के लिए एक प्रकार का चौकीदार है, वो हमारे लिए ही कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है जिसका जीवन और सम्मान सर्वोच्च मूल्य होना चाहिए। यह हमें निम्नलिखित निष्कर्षों पर ले जाता है। समाज को गृह जनता के समूह के रूप में पहचाना जाना चाहिए। ये जो ना सोसाइटी को, समाज को जो हम लोग गृह जनता के रूप में समझाना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। और कहा जाता है बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्र सोच वाले व्यक्तियों के संयोजन के रूप में पहचाना जाना चाहिए, जिसमें से प्रत्येक को अपनी राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा राज्य के हितों पर व्यक्ति की बिना शर्त प्राथमिकता को मान्यता दी जानी चाहिए। ये सभी जनता को प्राथमिकता देने के लिए शर्तें हैं, ये सभी शर्तें नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे शर्तें होनी चाहिए, ये बातें कही गई है। क्लियर, आप सभी समझ सकते हो। उसके बाद कहा जाता है इसके अलावा राज्य के हितों पर व्यक्ति की बिना शर्त प्राथमिकता को मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फिलहाल कई राजनीतिक वैज्ञानिकों को इस तरह की व्याख्या पर संदेह है, क्योंकि इसके अनुसार यहाँ तक कि एक जिम्मेदारी खतरनाक युद्ध मिशन की भी पूर्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि सैनिक के जीवन को भी एक रूप में पहचाना जाता है। जैसे हम लोग जनता को जैसे प्राथमिकता देनी चाहिए, उसी तरह सैनिक को भी उसके स्तर पर हम लोग को पहचाना जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उच्चतम मूल्य जो है ना, जो मूल रूप से पूरे देश की ज़रूरतों की विपरीत है और संपूर्णता और राज्य के मामले में वास्तविक खतरा है, यह स्वतः ही मान लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के समय पहले से ही बिना शर्त अधिकार दिए जाते हैं। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने से पहले भी उसको नागरिकता मिलती है, भारतीय हो या जो विदेशी हो, तो उसको नागरिकता और प्राथमिकता देनी चाहिए उसमें बिना शर्त के। ठीक है, और जिनका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए, आज़ादी से पहले कुछ ऐसी डेट्स हैं, ऐसे तारीखें हैं जिसमें हम लोग को कहा जाता है कि अगर इससे पहले नागरिकता प्राप्त करेंगे तो भारतीय हो जाएंगे, अगर इससे पहले विदेश चला गए भारत छोड़ को तो वो उसकी नागरिकता हो जाएगी। तो इस तरह से अभी वर्तमान समय में जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, जो गर्भ में हैं या जन्म ले चुके हैं, वो भारतीय नागरिक हैं। और उसके बाद इसमें जो ना इसको नागरिक का प्राथमिकता देनी चाहिए, इसको जो ना सम्मान देना चाहिए। ठीक है, और स्वतंत्रता और हिंसा के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के अधिकार हैं जिन्हें राज्य द्वारा बाहरी लोगों से संरक्षित किया जाना चाहिए। ये सभी लोकतांत्रिक शासन के जो ना विशेषताएं हैं। उसके बाद कहा जाता है सामान्य तौर पर कोई भी लोकतांत्रिक राज्य शासन कई मानव समाजों के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसके बहुमत पर अल्पसंख्यक की प्रधानता की घोषणा की। इसके अलावा यह सिद्धांत मात्रात्मक अवधारणा से बहुत दूर है। ठीक है, यही बात इसमें निहित है। ठीक, इसको समझाया गया है। ओके, उसके बाद कहा जाता है इसलिए अंग्रेजी दार्शनिक के तौर पर एक तथ्य के एक बड़ा खतरा देखते हैं कि एक अधिनायकवादी और एक लोकतांत्रिक शासन दोनों ही एक बहुमत की शक्ति के कारण अत्याचार को उबाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे अंग्रेजी दार्शनिक के मतलब अगर अंग्रेज आ गए थे उसके बाद कहते हैं इसमें खतरा देख सकते हैं। अंग्रेजों के एक दार्शनिक पॉपर नाम है। ठीक है, उनके माध्यम से कहा जाता है कि एक बड़ा खतरा देखते हैं इसमें, जो ना एक बड़ा खतरा देखते हैं कि अधिनायकवादी एक लोकतांत्रिक शासन जो है, अधिनायकवादी उसके बाद लोकतांत्रिक शासन दोनों ही एक बहुमत की शक्ति के कारण अत्याचार उबाल होते हैं। जैसे अधिनायकवादी हो गया और लोकतांत्रिक जो है, जो बहुमत प्राप्त करते हैं वही इस होते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, उसके बाद इसमें अत्याचार को उबाल भी सकते हैं, यानी कि अत्याचार को बढ़ा सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं। आखिरकार कोई भी इस संभावना को बाहर नहीं कर सकता है। इसका जो प्रॉब्लम को, इस संभावना जो है, ऐसी संभावनाएं को कोई भी बाहर नहीं कर सकता, इसको पीछे नहीं छोड़ सकता है कि बहुसंख्यक अवैध तरीकों से कार्य करना पसंद करते हैं, अल्पसंख्यक के अधिकारों का, क्रूरता का उल्लंघन कर सकते हैं, यहाँ तक कि अलग जाति, राष्ट्रीय, धर्म लोगों को पूर्ण विनाश के अधीन कर सकते हैं। ठीक है, यही बातें कही गई है। जिस तरह से अभी आपके क्वेश्चन में क्या था, लोकतांत्रिक शासनों की विशेषताएं और जो विकासशील देश हैं उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। हम लोग अब तो विशेषताएं को देखें, अब उसमें विकासशील देशों की क्या क्या चुनौतियां हैं उसको हम लोग देखते हैं।
ठीक है। चुनौतियाँ जैसे कि कहा जाता है, आप चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। पहला कहा जाता है भ्रष्टाचार और अक्षमता। भ्रष्टाचार क्या होता है? कई लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेता, अधिकारी भ्रष्ट, बेईमान और अक्षम होते हैं। वे रिश्वत मांगते हैं। इससे नागरिकों में विश्वास की कमी होती है। यह देश में लोकतंत्र की कामकाज को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। ठीक है, भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है ना देश का विनाश होता है। ये लोकतांत्रिक शासन का उल्लंघन करता है। जो बेईमान होता है, जो भ्रष्ट होता है, जो रिश्वत मांगते हैं, ये लोकतांत्रिक का जो है ना विपरीत रूप है। ये भ्रष्टाचार है, इसका एक चुनौती है। ठीक है, उसके बाद कहता है असामाजिक तत्वों की भूमिका। ये सेकेंड आपका है। इसमें कहा जाता है कि चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों की भूमिका सामने आती है। बहुत से लोगों की किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर या रिश्वत देते हैं। जैसे चुनाव का समय आएगा तो आपके घर आएंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, रिश्वत देंगे कि वोट मुझे ही देना। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिक जाते हैं, 500 1000 रुपये में बिक जाते हैं और 5 साल तक उसके अंतर्गत कार्य करते हैं, रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो ये बातें बताई जा रही है। उसके बाद कहते हैं लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताएं। कहा जाता है लोगों के बीच बहुत सारी सामाजिक आर्थिक असमानताएं। हालांकि सभी नागरिकों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। यह केवल अमीर लोगों के पास चुनाव जीतने का मौका है। जैसे कि कहा जाता है ना कि आपके गाँव में भी कि जो गरीब लोग हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, शिक्षित हैं, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और जो अमीर हैं वो अशिक्षित भी हैं और बेईमान भी हैं, फिर भी वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, आपको खरीद लेते हैं 500 1000 में। तो ये कहीं ना कहीं असामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता है। ठीक है, ये भी चुनौतियां हैं। उसके बाद कहा जाता है जातिवाद और सांप्रदायिकता। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता उम्मीदवार की जाति और धर्म को महत्व देते हैं। राजनीतिक दल चुनाव के लिए टिकट बांटते समय व्यक्ति की जाति या धर्म का भी ध्यान रखते हैं। कहा जाता है कि मतलब कि होता है ना गांव समाज में, शहर में ही भी, देश में भी होता है ना कि अरे ये तो मेरा जाति का है, इसी को वोट देंगे। हालांकि वो अयोग्य हो या ना हो। और कुछ नेता ऐसे भी होते हैं कि मैं आपका जाति का हूँ, मुझे वोट दो, अपनी जाति को आगे बढ़ाओ, ऐसे भी कार्य करते हैं। तो ये बातें कही जाती है जातिवाद और सांप्रदायिकता। इस तरह से हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देख चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जाता है दबाव समूह, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। एक वो सेशन आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो दबाव समूह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है लोकतांत्रिक विशेषताओं के बारे में समझ चुके होंगे और इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर हिट करें। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,